स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। आज इस श्रृंखला का तीसरा वेबिनार है, जिसका विषय है कृषि स्वावलंबन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बावजूद कृषि और किसान की स्थिति क्या है, हम सभी जानते हैं। रसायन आधारित कृषि के स्थान पर जीरो बजट और जैविक खेती में विभिन्न नवाचारों से कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाया जा सकता है, जिस पर हमारे विशेषज्ञ आज चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञों से आप लोगों का परिचय और आगे कार्यक्रम का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी एक जाने माने पत्रकार व जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ, दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। वर्तमान में वे कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं। टेलीविजन चैनल पर भी विशिष्ट टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं रतन मणिलाल आप सबका इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वावलंबन का ताना बाना शीर्षक का ये वेबिनार मुझे लगता है आजकल के समय की ज़रूरत, और मैं योगी की पूरी टीम, कीर्ति मौर्य और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने विशेषज्ञ लोगों से मिलने का मौका दिया। आज के इस वेबिनार का विषय है कृषि स्वावलंबन। कृषि हम सब जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इससे अपना जीवन यापन करता है, और इसीलिए कृषि के उन्नत तरीकों के बारे में जानकारी लेना हमारे देश को स्वावलंबी बना सकता है। आज हम दो विशेष वक्ताओं से ये जानेंगे कि कृषि स्वावलंबन में किस तरह की संभावनाएं उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के पहले वक्ता हैं श्री आकाश चौरसिया जी, जो इस वेबिनार की श्रृंखला की एक पूर्व कड़ी में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी मध्य प्रदेश के एक कृषक परिवार से आते हैं और वे पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनना चाहते थे, और लेकिन जनसंख्या और तमाम सारी अन्य सामाजिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने तय किया कि वे ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे और लोगों को इससे जोड़ने की मुहिम चलाएंगे। अपनी संस्था उन्नत कृषि अभियान परिषद के माध्यम से वे पिछले लगभग 10 वर्षों से युवाओं को जोड़कर उन्हें उन्नत कृषि यानी इनोवेटिव फार्मिंग सिखा रहे हैं, और उन्होंने खेती करने, खाद बनाने, मिट्टी ठीक करने, पानी बचाने जैसे कई तरीकों पर लोगों को जागृत किया है, प्रशिक्षित किया है, और कई उल्लेखनीय काम किए हैं जिसके लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और इस वेबिनार में शामिल सभी लोगों को अपने काम के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में जानकारी दें, और उनके सवालों के बारे में भी उन्हें उनकी जिज्ञासा शांत करें। आकाश जी, आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इतने शॉर्ट टर्म में जो है लिमिटेड संसाधनों में जो है पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का जो काम किया, और एक स्वावलंबन का ताना बाना का कार्यक्रम शुरू किया। और इस स्वावलंबन के ताना बाना के कार्यक्रम में मैं सभी के लिए, पूरी टीम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के जो हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है वो है कृषि स्वावलंबन। अगर हम कृषि के मुख्य पृष्ठ पर जाके देखें
तो कृषि एक ऐसा विषय है जो ऑलरेडी स्वावलंबी है, मतलब इसमें हमें ऐसा कोई भी अलग से कोई एलिमेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हम उसे स्वावलंबी बना सकें, वो ऑलरेडी स्वावलंबी है। अगर हम पहले की कृषि इतिहास को उठा के देखें कुछ वर्षों पूर्व के, या फिर ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के पूर्व का अगर हम समय उठा के देखें, तो हमारी एग्रीकल्चर व्यवस्था ऑलरेडी स्वावलंबी थी। हमारे पूर्वज कोई भी इनपुट्स बाहर से नहीं लाते थे, केवल आउटपुट ही हमारे, या ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोड्यूस ही हमारे खेत से बाहर जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा सीखने का विषय है जो हमें नेचर अपने आप से सिखाती है। और कृषि में खासकर ये बात हमें देखने को और सीखने को मिलती है कि जब हम खेती करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें केवल बीज डालना होता है और बाकी का जो सारा काम होता है वो नेचर अपने आप खुद ब खुद करती है। दुनिया की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप उठा के देख लीजिए, उसमें हर जगह आपको अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग एलिमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसी विद्या है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें खाद और बीज और पानी बस डालना होता है। नेचर अपने आप से जो है एंजाइम्स का कलेक्शन करती है, एसिड्स का कलेक्शन करती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का करती है, रूप में एक अनाज के रूप में हमारी थाली में आके जब हम अपनी उसको डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो हमारी बॉडी फीड होती है। तो ये सारी चीज जो है ना एक स्वावलंबी व्यवस्था के अंतर्गत होती है। अब स्वावलंबन का अगर हम बातचीत करें और खेती की अभी वर्तमान व्यवस्था की हम बात करें तो लगभग हम 98% के आसपास बाजारी व्यवस्था में घिरे हुए हैं, और ये बाजारी व्यवस्था ही हमारे किसानों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने से रोक रही है। दुनिया में जितनी भी आज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उन सारी तकनीकों में कहीं ना कहीं किसान के पैसे खर्चते हैं, और जब तक किसान के पैसे खर्चना बंद नहीं होंगे, हम कितनी भी महंगी टेक्नोलॉजी लगा के कितना भी पैसा किसान से कमवा लें, किसान समृद्ध नहीं हो सकता है। तो किसान को अगर समृद्ध होना है और एक खुशहाल जिंदगी के रास्ते पर हमें अगर जाना है तो हमें स्वावलंबन के तरीके को अपनाना पड़ेगा, और हमें कृषि के उस परिदृश्य को झांक कर देखना पड़ेगा जिसपे हमारे पूर्वज ऑलरेडी खेती किया करते थे। हमारे पूर्वज कभी खेती में इनपुट उन्होंने नहीं डाला और केवल अपने प्रोड्यूस को ही बाहर निकाला है, तो हम उनसे जाके भी सीख सकते हैं। अदरवाइज हम नेचर को देखकर भी समझकर भी सीख सकते हैं, या जंगलों से भी ये बात हमें सीखने को अच्छी खासी मिल सकती है। वहां पर ना तो हम कभी बीज डालने जाते हैं, ना तो हम वहां पर जो है कोई मिट्टी फिलिंग करने जाते हैं, ना ही कोई हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, ना कोई दवाई और ना खाद, ना कोई मेंटेनेंस, ना कुछ भी करने नहीं जाते हैं। और जंगल हमारे से बेहतर हैं और स्वावलंबी भी हैं, सस्टेन है, वो अपने आप से खुद रिसाइकल होते हैं और खुद अपने आप से अपने आप को एक जो है परिपूर्ण करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें अपनी एग्रीकल्चर व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। हमारे वर्तमान में किसानों का जो मैक्सिमम पैसा है वो खाद, बीज और दवाइयों में, 3 विद्याओं में जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनमें हमारे पैसे खर्चते हैं। तो सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए खाद, बीज और दवाइयों को कंट्रोल करना। अगर हमने अपने स्वयं के खाद बना लिए तो निश्चित ही हम बहुत लाख हजार करोड़ों रुपए तक हम बचा सकते हैं अपने खादों का। बीज अगर हमने बचा लिए, स्वयं के अपने इंडिजिनियस बीजों पर अगर हमने काम करना चालू कर दिया और इन्हें हम स्वयं संरक्षित करना अगर हमने चालू कर दिया कि बीजों से डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और अगर हमने बीजों को अपने 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट हमने बचा लिया, तो किसान की जो इनकम होगी वो हमें डबल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल खाद, बीज और दवाइयों को कंट्रोल कर लें तो इनकम 4 गुना ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। इसके बाद आती है दवाइयों का। तो पेस्टिसाइड में तो अंधाधुंध हम स्प्रे कर रहे हैं, तो वो भी हमें बचाना होगा, जबकि नेचर ने हमें ऐसे प्लांटों को दे रखा है ऑलरेडी, कुदरत ने हमें, कि अगर आप कोई कीड़ा लगता है या कोई बीमारी आती है तो जरूर हमारे फार्म के इर्द गिर्द या आसपास आपके इलाके में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके उन कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नॉलेज नहीं होता, बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं सिस्टम में जो बहुत सारी पत्तियों के रस से कंट्रोल हो जाते हैं, कई एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। तो कुल मिला के हमें इन सारी चीजों के बारे में जानना होगा और पुनः स्वावलंबन पर लौटना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का अंतिम दौर तक यही सपना था कि हमारा देश स्वावलंबी हो, और देश स्वावलंबी तभी हो सकता है जब हमारी कृषि स्वावलंबी हो, क्योंकि पूरी व्यवस्था, पूरे स्वावलंबन की व्यवस्था का जो अंतिम पार्ट है वो हमारा किसान है और कृषि है, और कृषि स्वावलंबी हो गई तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्वावलंबी सांचे में आ जाएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम
स्वावलंबी के रास्ते पर चढ़ पड़े हैं, तो पहले नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने खाद की जो व्यवस्था है वो हम रिसाइकलिंग प्रोसेस से और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम अपने खेत पर स्वयं तैयार करें। और इसके लिए बहुत बड़ी आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे फार्मूले से आप अपने जो है खादों को तैयार कर सकते हैं। देसी गाय के गोबर से लगभग हम 32 से 34 प्रकार की जो है जैविक खादें बनाते हैं। और ये सब खादें इतनी चमत्कारिक होती हैं कि अगर आप इनका बहुत थोड़ा भी हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो आप खेती में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम ले सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी ये पांडुलिपियां तैयार करके, थीसिस करके, रिसर्च करके हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए छोड़ रखी थी। लेकिन कुछ त्रासदी के कारण या कह सकते हैं कुछ लुटेरों के कारण इन सारी जो हमारी विद्याएं थी उनका कहीं ना कहीं दोहन हुआ है। और उसके कारण आज हमारे देश के नौजवानों और किसानों के बीच को नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि वो नॉलेज उन तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर ये बदलाव का हिस्सा बन सके और सारे जो खाद बनाने के फार्मूले हैं वो किसानों तक पहुंच सके। और खाद का जो एक महंगा बजट है 3.5 से 4 लाख हजार करोड़ रुपए का, वो हमारा बच सके। बात बजट की नहीं है, बात है स्वावलंबन की और जमीन की कहना चाहिए एक प्रकार से मिट्टी के हरासमेंट की। जो आने वाले 10-20 साल तक अगर यही कारवा और चलता रहा तो हम मिट्टी को पूरी तरह से बंजर कर देंगे और हमारे पास फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जो मैं बात कर रहा था खाद की, तो हमारे संस्कृति विद्या में ऐसे ऐसे खाद हैं। एक खाद होता है सींग सिलिका खाद, जो कि सैंड से बनता है और गौमूत्र से बनता है, गोबर से बनता है और पंचगव्य से बनता है। जो गाय का सींग होता है, सींग का जो खोल होता है, खोल को हम साफ करके गोबर और इन सारी चीजों का सिलिका का मिक्सचर हम उसमें भरते हैं और 6 माह तक सूर्य की डायरेक्शन में इसको जमीन के अंदर गड़ा के रखते हैं। और उसके बाद जो खाद हम उसमें से निकालते हैं वो बायोडायनेमिक खाद कहलाती है। उसका केवल 10 ग्राम हमें 15 लीटर पानी में भर के स्प्रे करना होता है, तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। कुल मिला के ऐसे ऐसे खाद की विधियां हमारी संस्कृति परंपरा में है कि हम स्वावलंबी तो हो ही सकते हैं, एक अच्छा खासा बजट हम जो है अपना सेव कर सकते हैं। फिर ठीक इसी तरह से दवाइयों पे जाते हैं तो दवाइयों में भी बहुत सारी दवाइयों में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता। जैसे धतूरे की पत्ती है, सीताफल की पत्ती है, श्वेतार की पत्ती है, नीम की पत्ती है, करंज की पत्ती है, कोहा की पत्ती है। इस तरह की जो पत्तियां होती हैं, हर एक पत्ती में एक मेडिसिनल गुण होता है। उस मेडिसिनल गुण को हम गौमूत्र में 21 दिन तक डुबा के रखते हैं और फिर उनका अर्क निकाल के स्प्रे करते हैं। तो अलग अलग पत्तियां अलग अलग कीड़ों पर कंट्रोल करती हैं। अगर हम इतनी सी विधि अपना लें तो हम हजारों लाखों करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड बचा सकते हैं और जहर खेती में डालने से तो बचा सकते हैं, बजट भी बचा सकते हैं। साथ में जो हम अनाज प्रोड्यूस हम अपने घरों में अपनी थाली में लाते हैं और अपने बच्चों को, अपने जो है माता पिता को या जो भी हमारे परिवार में सदस्य होते हैं उनको खाना खिलाते हैं और फिर गिफ्ट के रूप में हमें कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को लेना पड़ता है और इसमें भी हमारा काफी हेल्थ में पैसा खर्चा होता है। तो कुल मिला के स्वावलंबन एक ऐसी कड़ी है, जब आप इसके सांचे में आते हैं तो आप कुल मिला के एक समृद्ध और एक शक्तिशाली जिंदगी जीने का तरीका या उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर बीजों की अगर हम बात करें तो हमारी परंपरा में लाखों प्रजातियां थी। 1.25 लाख से भी ज्यादा तो हमारे पास चावल की वैरायटियां थी, 25,000 से भी ज्यादा हमारे पास जो है गेहूं की प्रजातियां थी और लाखों वैरायटियां हमारे पास वेजिटेबल में रेंज थी। हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में अलग अलग किस्म के अलग अलग बीजों की रेंज थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में सारे किसान जो है ना बीजों की लाइन में खड़े रहते हैं, दुकानों पर खड़े रहते हैं। बड़ा दुख होता है कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी कहना चाहिए कैपिटल है, जो आज हमारे पास कहीं ना कहीं हाइब्रिड बीज के रूप में दुकानों पर लाइन के रूप में खड़ी दिखती है। तो इस बीजों की व्यवस्था को हमें सुधारना पड़ेगा और देसी बीजों का हमें स्वयं संरक्षण करके, जो भी बीज अभी हमारे पास बचे हुए हैं उन बीजों का संरक्षण करके उनका बीज बना के हमें उनकी संतति को बढ़ा के आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। और आने वाली नस्लों को हमें ये मैसेज देना पड़ेगा कि आप खुद के खाद और खुद की दवाई और खुद के बीज बनाओ, ताकि आप कम से कम, बहुत अधिक नहीं तो 70% तक बजट अपना बचा सकते हो। और इस तरह से हम कृषि को जो है ना पूरी तरह से स्वावलंबन के रास्ते पर टिका सकते हैं। जैविक खेती का मतलब ये नहीं है कि हम स्वावलंबी कृषि पर आ गए। स्वावलंबी एक बहुत बड़ा वर्ड है जो अपने आप में पूर्ण होता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह से अलग से रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुल मिला के बातचीत इतनी है कि हम कृषि को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं।
तो जैविक तरीके से तो हम खेती करें, पर प्रकृति की व्यवस्था को समझकर करें। प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है, ये इसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक खेत को आप खाली छोड़ दीजिए तो वो 20 साल के बाद आपको जंगल का स्वरूप अपने आप बना देगा। आप एक बूंद भी उसमें पानी नहीं डालेंगे तब भी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी खेती में कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में स्वावलंबी है। हमारी केवल इतनी आवश्यकता है, जो हमारी चाहत है वही हमारी आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने खेत में आम का स्वादन करें तो आपको आम का बीज डालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ना गन्ने का स्वादन करें तो आपको गन्ने का बीज डालना पड़ेगा। आपका केवल रोल इतना है आपकी चाहत के हिसाब से कि आप ये चाहते हैं तो आप ये डाल दीजिए। बाकी सारा काम मिट्टी अपने आप करती है, पर्यावरण अपने आप करता है, प्रकृति की व्यवस्था अपने आप करती है। तो कुल मिला के स्वावलंबन, अगर हम पूरे शब्दों को एक माला में पिरो दें कि कृषि स्वावलंबी की जो विषय है आज का, वो इतना ही यहाँ से ही शुरू होता है और यहीं पर अंत होता है कि हम कृषि व्यवस्था में आधुनिक छेड़छाड़ को बंद करके नेचर की व्यवस्था को समझकर उसके साथ जुड़ के काम करें, ताकि वो आपको एक समृद्धि के रास्ते पर ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के सभी नौजवानों का, किसानों का और पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत अल्प समय में वक्त निकालकर इस बात को हमारी सुना, समझा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन बातों से जो है ना आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आज के वेबिनार के दूसरे सम्मानित वक्ता हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। डॉक्टर इस्माइल एक अति वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और शिक्षाविद हैं। वे 70 के दशक से ही एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक तकनीक और कचरा प्रबंधन के रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तमिलनाडु में उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और वर्ष 2013 में वे तमिलनाडु के टॉप 10 विभूतियों में शामिल करके उन्हें सम्मानित किया गया था। वे प्रदेश व भारत सरकार द्वारा स्थापित कई समितियों, विशेषकर विज्ञान करिकुलम निर्धारण, पर्यावरण संरक्षण के अध्यक्ष रह चुके हैं और इको साइंस रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था के संस्थापक हैं। उनके द्वारा संचालित सिंपल टास्क ग्रेट कॉन्सेप्ट्स नाम का कार्यक्रम विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। वे 80 से अधिक रिसर्च व रिव्यू पेपर प्रकाशित कर चुके हैं और कई दर्जन एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को भी गाइड कर चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है कि वे आज हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इसके पहले के प्रतिभागी द्वारा कुछ समय ज़्यादा हो गया, और लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे आयोजक पूरा समय आपको देकर आपकी बात भी सुनेंगे और आपसे सवालों का जवाब भी लेंगे। इस्माइल साहब, आपका स्वागत। मित्रों और दोस्तों और पूरे भाइयों बहनों जो भी अटेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, मैं आपको थोड़ा बेसिक्स आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा है कि क्लेम्स तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर सोचे कि कैसे लेके चलें इसको और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के बारे में कैसे चलाएं और क्या क्या इसमें थोड़े नुआंसेस से मिट्टी के बारे में वगैरह, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बस हमारा जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण में जो है इंसान पर्यावरण का एक हिस्सा बनता है। ये मतलब नहीं कि इंसान जो है अलग है, इट इज नॉट मैन एंड द बायोस्फीयर। इंसान भी जो है पर्यावरण का एक हिस्सा है और इसमें दो बहुत जरूरी चीजें होते हैं। ये एक जो होता है सूरज से जो किरणें से जो एनर्जी आती है, और दूसरा जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं। जैसा कि मेरे पहले स्पीकर आकाश बता रहे थे कि जंगल में होता है, जंगल अलग चीज है, खेत अलग चीज होती है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। हर जमीन जो है वो जंगल की तरह नहीं होती है, हर मिट्टी जो है प्रोडक्टिव नहीं होती है। मिट्टी अलग अलग तरीके की होती है। कभी कभी आपको अलग अलग रियलिटी चाहिए, यानी मतलब हर मिट्टी एक तरीके की नहीं होती है और हर जगह एक ही काम नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज का आप ध्यान रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं देख रहा था कि बीन्स के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। हमारे पास बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, यानी सब्जी के वगैरह में इतने सब्जी हैं हमारे पास इतने सारे बीन्स हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स हैं और इतने सारे ब्रीड्स ऑफ कैटल हैं। मैं बस आपको इतना कॉशन करना चाहता हूं, क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेके आना चाहते हैं, तो ये गाय के बारे में जो देसी गाय की बात होती रहती है, तो आप ये जान लीजिए कि देसी गाय होती है और दूसरी परदेसी गाय होती है।
अब इसके दोनों में अंतर में आप जान लीजिए कि इसमें जो है आपको ये जो हम्प होता है वो परदेसी गाय जो बाहर के मुल्क की गाय है उसमें नहीं होता है। दूध के हिस्से में जो ये2 की बात होती है इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन गाय में और गोबर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन देसी गाय का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, पालना आसान होता है और आपके लिए बहुत लाभ देती है, ये बात सही है। लेकिन ये चीज का आप ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज किसान भाई लोग, आप लोग डेफिनेट याद रखना पड़ेगा कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है बेल्सवेल स्पर्म सेक्सिंग टेक्नोलॉजी। अब ये बात उठी है दुनिया में कि बैल की कोई जरूरत नहीं है, हमें बैल नहीं पैदा होना चाहिए, सिर्फ गाय पैदा होना चाहिए। ओनली फीमेल काफ शुड बी बॉर्न। तो ये नई टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आए हैं कि जो बैल से जो स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे, जो आप लोग वेटनरी हॉस्पिटल को गाय लेके जाते हैं और वहां पे स्ट्रॉ के जरिए से जो फर्टिलाइज करवाते हैं, उसमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी होगा कि जो मेल काफ पैदा होना है उसको जो है बच्चा जो उसको जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ गाय पैदा होंगे। अब जो भी स्ट्रॉ मिलते हैं वो बाहरोनी गाय के ही हैं और हमारे देश की गाय के नहीं हैं। तो इसके वजह से हम बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हमारा खोने की एक पॉसिबिलिटी है, इसका ध्यान रखिए। दूसरा, मुर्गी के बारे में, अगर आप मुर्गी को भी साथ रखते हैं आप, ये हमारे देसी मुर्गे होते हैं, नाटी मुर्गे कहते हैं या देसी मुर्गे कहते हैं। लेकिन आजकल जो है मुर्गे सिर्फ इसकी कहने लगे हैं। अब ये जो मुर्गे के अगर आप टट्टी लेके आएंगे और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या खाद बनाते हैं और इसके ये जहां पालते हैं बहुत बड़े बड़े मादे पे जो पालते हैं चिकन पोल्ट्री स्टेशंस में, वहां से लेके आएंगे तो इसमें बहुत सारा एंटीबायोटिक रहता है और बहुत सारा हार्मोन रहता है। तो आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती कहते हैं, और इनके पास से लेके आके टट्टी डालेंगे तो आपको नुकसान होगा सिवाय फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिए। तीसरा, मछली का भी यही बात होती है। अब मछली ये जो है हमारी देसी मछली है, इसी तरीके के समुद्री मछली भी है, लेकिन जो मछली आजकल मार्केट में मिलती है वो इंडोनेशिया और थाईलैंड से लेके आते हैं और ये फुल्ली केमिकल प्रोसेस्ड आती है और आइस के डब्बे में आती है। इसका ध्यान रखें आप। मिट्टी के बारे में बात कह देता हूँ, बाद में थोड़ा डिटेल जाएंगे। मिट्टी जहां तक है, मिट्टी की कोई उम्र नहीं होती, प्लीज याद रखिए, मिट्टी की कोई उम्र नहीं होती है। मिट्टी की उम्र नहीं होती है, उसका जो रॉक होता है, पत्थर, उसकी उम्र होती है और रोज रोज मिट्टी बनती जाती है। जैसा कि अगर आपको ये पुराना जो ये चीज आपको याद रहेगा, उस जमाने में जो आटा रूपते थे, अगर इसका जो बेस है इसको आप रॉक समझ गए, रॉक यानी कि पत्थर, और ये ऊपर जो है पेसल जिससे वो हलाते हैं उसको है ना, अगर आप वेदरिंग प्रोसेस कहें यानी कि हवा, बारिश वगैरह वगैरह जो पर्यावरण में होता है, तो ध्यान रखिए जैसे ये चावल दाने से जैसे निकलता जाता है, इसी तरीके से मिट्टी रोज पैदा होती है, रोज रोज पैदा होती है। और 1 इंच मिट्टी बनने में तकरीबन 250 साल से 400 साल लगते हैं, 250 साल से 400 साल लगते हैं। अब इस मिट्टी को है ना, जो भी आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, तो वहां पे इसको जो है लाइफलेस मटेरियल बना दिया इन्होंने, नॉन लिविंग मटेरियल बना दिया। जब हमने इस पे बहुत सारा रिसर्च शुरू किया तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पूछा गया कि मिट्टी के कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अरे भाई, अगर एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है रोड पे, आप वहां से जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन, उसके बाद बदबू आने लगती है। अगर एक गड्ढा बना दें और उसमें उस कुत्ते को डाल के क्लोज कर दें तो अंदर वो क्या होता है, गलने लगता है। और कौन एक्ट करता है उस पे? बैक्टीरिया काम करता है। हमारे अपने इंटेस्टाइन में भी, अपने अतड़ियों में भी बैक्टीरिया रहता है। तो मिट्टी को भी लॉजिकली एक डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। जैसा आपको हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, मिट्टी भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। जैसा हमारे पैर में जब चोट लग जाती है तो दवा मुंह से खाते हैं और दवा पैर तक पहुंचती है। आप घर पे जो है या आप किसान भाई जो भी हैं, मिट्टी से पौधे को रोज बाहर निकाल कर आप उसको पानी नहीं देते और उसको खाद नहीं देते।
मिट्टी के ऊपर खाद देते हैं, मिट्टी के ऊपर पानी देते हैं, तो वो खाद और पानी जड़ों तक कहाँ से पहुंचता है? क्योंकि कई लोग आपने पूछा कि केमिकल डालने से ही फायदा होगा, लेकिन केमिकल डालने से जो अंदर नुकसान होते हैं, उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम मिट्टी का बनता है वो पूरा जो है आपको खराब होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग यूरिन पास करते हैं और हमारे जो बदन के अंदर जो भी नमक है उसको कैसे बाहर जाकर देते हैं, इसी तरीके से मिट्टी के अंदर जो भी नमक बनता है, सॉल्ट जो भी डालते हैं, वो बाहर ला के देता है। और मिट्टी जो है पौधों को आगे बढ़ाता है, तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और किसी ने पूछा मुझे कि क्या मिट्टी को भेजा है दिमाग है? तो मिट्टी को दिमाग भी है। आप मिट्टी में अगर गड्ढा खोदे और इस गड्ढे में आप कचरा डाले या गोबर डाले तो वो गल जाएगा, लेकिन आप गड्ढा खोदे और उसमें बीज डालेंगे तो पौधा उगेगा, गलेगा नहीं। मिट्टी को पता है कौन सी चीजों को उसको गलाना है और कौन सी चीजों को उसको उगाना है। इस तरीके की जिंदगी मिट्टी में दो चीजें बहुत काम करते हैं, ये केचुआ, और जहां पे केचुआ नहीं होता है वहां पे दीमक। दीमक भी जो है मिट्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है। दीमक भी मिट्टी के लिए, क्योंकि जो भी पत्ते वगैरह जो भी गिरते हैं उसको खाद बनाती है दीमक भी। हम लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अपने घरों के दीवार, दरवाजे, खिड़की वगैरह खा जाती है। केचुआ और दीमक दोनों वही काम करते हैं। और ये चीज का ध्यान रखिए कि मिट्टी के अंदर भी हवा चाहिए, मिट्टी के अंदर हवा चाहिए, हवा जाना चाहिए। और मिट्टी की खुशबू जो आती है वो मिट्टी से नहीं आती, मिट्टी की कोई खुशबू नहीं होती। आप मिट्टी को धूप में 2 दिन सुखा दीजिए और फिर उसको सूंघ के देखिए, बिल्कुल खुशबू नहीं रहती है। आप कहते होंगे कि बारिश आने से आपको खुशबू आती है, बारिश के पानी में भी खुशबू नहीं रहती है। मिट्टी की खुशबू ना मिट्टी से है ना पानी से है, उसमें जो जिरासिम पलते हैं वो खुशबू देते हैं। और उसमें जब ऑर्गेनिक मैटर होना है वो 2 से 5% होना है। और जो भाई लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फीड नहीं करेगा, वो केमिकल फार्मिंग में फार्मिंग ही नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीट कम होते लगा है। और ये थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिए। मिट्टी के लिए अगर आप मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो लोग बोलेंगे कि ये साइंटिफिक है, इसको आप छोड़ दीजिए। मेरी एक गुजारिश है आपको कि एक शीशा ले लीजिए और आपकी मिट्टी उसमें डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, उसको अच्छा सा हिला कर रख दीजिए। 2 घंटे के बाद देखिए कि उसमें आपकी मिट्टी में ऊपर के हिस्से में कितना ऑर्गेनिक मैटर। बहुत आसान तरीका है। दूसरा, किसान भाई, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप साइंटिस्ट से पूछिए मत, मेरे से पूछिए मत। आप गाय को जो है एक वॉकिंग ले जाइए आपके खेत में और वो गोबर यहां वहां डाल देगी। अब इस गोबर को आप 2-3 दिन ऑब्जर्व कीजिए, उठा देना मत, वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर आपका गोबर मिट्टी पे सूख के इस तरह ऊपरी की तरह हो गया तो उसका मतलब आपकी मिट्टी में पानी कम है, जिरासिम कम है, केचुए कम है। अगर गोबर टुकड़े टुकड़े होकर फूल की तरह बन गया तो आपकी मिट्टी फर्स्ट क्लास है, आप किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब कहने का यह है कि मिट्टी कई तरीके की होती है। ये नहीं कि जैसा कि हमारे फुकुओका की 1 स्ट्रॉ रेवोल्यूशन है कि एक स्ट्रॉ भी जो है आपको जो है बन जाएगा खाद, वो उस मिट्टी में बनेगा। ध्यान रखिए हमेशा। और ये सॉइल का सोर्स जो होता है, जब हल चलाते थे हम लोग तो मिट्टी ऊपर आती थी, जब हल चलाते थे मिट्टी ऊपर आती थी और हवा अंदर जाती थी। आजकल जब हम बड़े बड़े मशीन चलाते हैं तो वहां वहां हिस्सों में टायर जहां जाता है ट्रैक्टर का, वहां मिट्टी दबने लगती है। और जब मिट्टी दबने लगती है तो वहां से अंदर जो हवा होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। जैसे वो हवा बाहर निकलती है तो केचुए और जिरासिम कम होने लगते हैं। समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है मिट्टी में। इसीलिए हम लोग सॉइल फर्टिलिटी की बात नहीं करते। जो जीवत का खेती में जो काम करते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप सॉइल का सैंपल जाके देंगे आप एनालिसिस के लिए, तो कोई भी एनालिटिकल लैब गवर्नमेंट की जो होगी आपको, वो एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पीएच, ईसी दे देगा। देने के बाद नीचे रिकमेंडेशन लिख देगा और रिकमेंडेशन उसने कहेगा कि इतना एनपीके ऐड कर दीजिए, इतना यूरिया, इतना डीएपी और इतना पोटैश। इसीलिए जो जैविक खेती पे काम करते हैं वो लोग सॉइल फर्टिलिटी मत कहिए, सॉइल हेल्थ कहिए, मिट्टी की सेहत।
मिट्टी की सेहत मिट्टी की खुशबू से आती है, मिट्टी के केचुओं से आती है। तो मिट्टी की हॉलिस्टिक अप्रोच जब लेके जाएंगे आप, ये जरूरी बन गया है। और जो सवाल पूछते थे कि केमिकल फार्मिंग का, आज का दिन इतना न्यूट्रिएंट्स कम हो गया है कि 2000 के बाद अपने मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स इतने कम हो चुके हैं कि जो हार्वेस्ट किए हुए फूड जो निकलता है, वो अनाज जो आता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी हो, उसमें का न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होने लगा है, कम होने लगा है। अब जो राशन पे जो चावल मिलता है गवर्नमेंट से, जो दे रहे हैं आप लोगों को पीडीएस सिस्टम में, उस चावल में आधा चावल जो है आयरन से फोर्टिफाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट का ये एडवाइस है कि आइंदा चलकर अनाज को फोर्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल पागलपन है, यानी मतलब हम मिट्टी के ख्याल नहीं करेंगे। जैसा कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो माँ का ख्याल करते हैं ताकि उसका बच्चा अच्छा सेहत से पैदा हो। यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम माँ की परवाह नहीं करेंगे, बच्चे को हम सुई वगैरह देके कुछ भी उसको अनाज दे देंगे। तो फोर्टिफाइड फूड का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुल रहना आप लोग। ये केचुए हैं, ये देसी केचुए। अगर आपके पास आपकी जमीन अच्छी है और आपकी मिट्टी अच्छी है तो 3 तरीके के केचुए पाए जाएंगे। ये एक जो ऊपरी हिस्से के केचुए, ये एक दरमियान हिस्से के केचुए, ये एक अंदरूनी हिस्से के केचुए। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। ये जो ऊपरी हिस्से के जो केचुए होते हैं वही खाद बनाते हैं। जो दूसरे हिस्से के केचुए वो किसान के बहुत अजीज दोस्त होते हैं, क्योंकि वही जो है मिट्टी में सुरंग बनाते हैं, वही जो है मिट्टी के अंदर हवा ले जाते हैं, वही जो है मिट्टी के अंदर खाद ले जाते हैं। तो एक अच्छी मिट्टी में तीनों तरीके के ये केचुए पाए जाएंगे। अगर धूप ज्यादा है और वहां पे गर्मी ज्यादा है तो 2 तरीके के केचुए आपको पाए जाएंगे। ये हमारे देसी केचुए। लेकिन खाद बनाने के लिए आजकल अब ये भी देसी केचुआ है, ये लाल मिट्टी में पाया जाता है, राइट। ये से काम करते हैं केचुए और जो भी कीटाणु होते हैं। केचुआ किस लिए इंपॉर्टेंट है? केचुआ जो है ना, जैसा कि अब हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा पल्स देखता है। पल्स को क्या कहते हैं हम लोग? नफ्स देखता है। अगर नफ्स हमारी ठीक है तो सेहत ठीक है, अगर नफ्स सही नहीं है तो हम बीमार हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी मिट्टी खोदे और उसमें अगर केचुए को पा लिए तो केचुआ मिट्टी की नफ्स होती है। अगर केचुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स वहां पाए जाते हैं। तो केचुए को हम लोग मिट्टी की नफ्स कहते हैं। और खाद बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने केचुए की खाद 1978 से काम कर रहा हूं इस पे। तो आप ये समझिए कुछ भी गोबर है उसको ठंडा होना चाहिए, बस। अब आपको पता नहीं है कि गोबर ठंडा हुआ या नहीं हुआ। ये कैरी बैग जो होता है, प्लास्टिक का कैरी बैग, उसमें वो गोबर को डाल दीजिए और लपेट के रख दीजिए 2 दिन। 2 दिन के बाद खोलकर उसमें हाथ रख के देखिए, अगर गर्मी है तो उसमें वर्मी कंपोस्ट शुरू मत कीजिए। जैसे ठंडा हो गया तो आप वर्मी कंपोस्ट कर दीजिए। अब उसको आप डाल देंगे और उसमें केचुए दे दो और ऊपर थोड़ी सी उपली रख दो, ऐसा। तो केचुए ऑटोमेटिक पलते जाएंगे और उसमें से जो भी बाहर निकलता है वो होगी केचुए की खाद। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। और अगर आप पूछते हैं, अगर सिटी के लोग हैं, कोई टेरेस गार्डन करता है, अगर आप पूछते हैं कि भाई मुझे कहाँ से मिलेगा, तो देखो आजकल कौन कौन बेचता है गोबर। कौन बेचता है? देखो आप, अमेजॉन बेचता है, फ्लिपकार्ट बेचता है, बिग बास्केट बेचता है। तो हमारी गांव की रेवेन्यू कैसे खराब होती है इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये है वर्मी कंपोस्ट। खाद के बारे में मैं बोल सकता हूं, लेकिन खाद बनाने का तरीका आप जान लीजिए थोड़ा सा। कभी भी आप देखेंगे कि पेड़ जो है हरे पत्ते भी गिराता है, सूखे पत्ते भी गिराता है। इसलिए गिराता है क्योंकि पर्यावरण को पता है तभी खाद बनेगा। हरे पत्ते में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, सूखे पत्ते में कार्बन ज्यादा होता है। जब इन दोनों को मिलाकर आप बनाएंगे तो आप खाद बना दो। अगर खाद बनाना है तो इसमें आपको डेफिनेट कुछ चीज ऐड करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
बेहतरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेहतरीन से बेहतरीन, कोई चीज नहीं, सिर्फ गाय का गोबर आप पानी में घोल लीजिए, गाय का गोबर आप पानी में घोल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, हीप बना दीजिए। अगर ऊपर लूज तरीके से एक पॉलिथीन की शीट दे देंगे तो अंदर गर्मी ज्यादा पैदा होगी और इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये बहुत जरूरी है, प्लीज फॉलो दिस, बहुत जरूरी है। टेम्परेचर आपको 60 से 62 तक जाएगा। अब इस गर्मी इसलिए जरूरी है कि जो भी गंदे चीजें रहेंगे अंदर, जैसे कि कीटाणु, जैसे कि बीज, वो सारी चीज जो है उसमें जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब उसके बाद आप उसको उलट पलट करेंगे एक बार, 15 दिन के बाद एक बार उलट पलट कर दो और फिर वो 30-35 दिन में बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये आपको बिल्कुल खाद बन गया। चाहे आप इस खाद का इस्तेमाल कर लो या और एक उलट पलट कर दो और फिर केचुए अंदर दे दो, केचुए की खाद आपको बन जाएगी। बस इतना ही है। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग? प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपके पास मछली में आपने पकड़ा, ये मछली आपके हाथ में आई और मछली मर गई। इस मछली को आपको 3 दिन रख के बाद में घर ले जाना है। आपके पास ना फ्रिज है ना आइस है, तो आप क्या करेंगे? उस पर नमक देंगे। नमक देने से बैक्टीरिया वगैरह उस पर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो मछली सड़ेगी नहीं, लेकिन वो सूखी मच्छी बन जाएगी। समझ गए ना? मैंने आपको कहा कि मिट्टी में जान है, तो अगर मिट्टी में मैं नमक देता रहूंगा, नाइट्रेट नाइट्रोजन का नमक होता है, फॉस्फेट फास्फोरस का नमक होता है और पोटैश पोटेशियम का नमक होता है, और इस नमक देता रहूंगा तो मिट्टी मेरी सूखी मच्छी की तरह बनती है, कबाब बनती है। और हमें पता है कि जब हम नमक ज्यादा खाते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है। जिस खेत में मिट्टी में नमक हम ज्यादा देते रहेंगे तो पानी की उत्पादन भी ज्यादा होने लगती है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आप वाटर मैनेजमेंट को जो है सॉइल मैनेजमेंट से हटा नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट्स आप समझने की कोशिश कीजिए। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट जस्ट एडिंग खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए वे ऑफ लाइफ। अब इसमें जो है और एक चीज आपको ध्यान में रख लीजिए, सूजन जो आता है बदन में, जो सूजन आता है, सूजन में आपका हाथ जो है फूक जाता है ना, फैल जाता है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत होता है, टमाटर की तरह लाल रंग का होता है, आलू की तरह सख्त होता है, बहुत खूबसूरत रहता है। सूजन क्यों आता है? क्योंकि वहां नमक जाता है, नमक रुकता है तो पानी वहां आके भर जाता है। इसी तरीके से मार्केट में जब जाएंगे आप, देखने के लिए जो रासायनिक खेत में उगे हुए सब्जी आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि नमक वहां है और पानी बहुत पहुंच गया है। सो प्लीज डोंट कंपेयर बिटवीन दिस टू। इसको कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। और जो लोग पूछते थे टेरेस गार्डन के बारे में, तो मैंने क्विकली ये स्लाइड ऐड किया हूं आपको। किसी भी घर में आप टेरेस गार्डन कर सकते हैं। बस अगर आपका घर पुराना है तो ये जो लास्ट वाली दीवार होती है, घर की जो कॉर्नर वॉल होती है, उसको लोड बेयरिंग वॉल कहते हैं हम लोग। वहां से 3 फुट अंदर आप काम कर सकते हैं। और जहां बीम्स होते हैं ना, ऊपर बीम तार जो होता है, उस बीम के आसपास 3 फीट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पे भी वेट अगर कम करना चाहते हैं आप, तो बम्बू या कोई भी कैशोरीना पोल से रख के आप उसके ऊपर बैग्स में आप बना सकते हैं सब्जी। और अगर आप पूछे कि हम सिटी में रहते हैं, कई लोग पूछते थे हम लोग टेरेस पे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, तो कितनी मिट्टी चाहिए? पुदीना उगाने के लिए आपको 4 इंच मिट्टी काफी है। और मेथी, मेथी तो आजकल हर होटल में मेथी पनीर, मेथी सब्जी, मेथी पराठा, मेथी पूरी। और मेथी उगाने के लिए आप बस छोटा सा जो मिठाई का डब्बा आता है ना, उसमें भी उगा सकते हैं। नारियल का जो चुप्पा आता है, कोकोनट शेल, उसमें मेथी की सब्जी हम उगाते हैं, ये सिखाते हैं। तो ये बहुत वेरी बिग कॉन्सेप्ट नहीं है। और पानी अक्सर जो है घरों पे जो भी गार्डन रखें आप लोग, पानी देख के आपके झाड़ू को मारते हैं। जैसा अगर मैं आपके पास पानी मांगूंगा तो 1 गिलास पानी देंगे आप, नहाना हो तो बकेट पानी है, स्विमिंग करना हो तो पूल चाहिए, ये 1 गिलास पानी। तो इसी तरीके से पौधों को पानी कम दीजिए। स्ट्रेस रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए हैं।
जैसे कि ऑर्गेनिक में कितना पानी रोका जाता है। और मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप मल्च करते हैं, प्लास्टिक का नहीं, नेचुरल मल्च करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते हैं उसमें। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी पेड़ वगैरह रखते हैं, जिन्होंने 5 लेयर फार्मिंग वगैरह के बारे में पूछे हैं, आप ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर बारिश होती है और मैं छाता पकड़ता हूं, तो पानी जो है छाते के अतराफ गिरता है, मेरे सर पे नहीं गिरता। अगर मेरे पास छाता नहीं है, बड़ा सा पेड़ है, वो पेड़ के नीचे जाके रुकता, मैं खड़ा होता हूं, तो ये क्या 2 खतरे मेरे सर पे गिरेंगे, बाकी का पानी जो है पेड़ के अतराफ गिरता है। आपने देखा होगा पेड़ के अतराफ गिरता है। क्यों पेड़ के अतराफ गिरता है? क्योंकि जो जड़ पानी पीते हैं और जो जड़ ग़िज़ा खाते हैं, वो वहां पे रहते हैं। तो पेड़ को अगर मैं पानी देना है सस्टेनेबिलिटी में, कहां देना पड़ेगा? जहां कैनोपी खत्म होता है, यहां पे मुझे देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे ट्रंक है वहां पे देते हैं और सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं आता है। आई होप आई एम क्लियर। और किसान भाई जो पेड़ उगाते हैं, उनको हम लोग ऐसे ही समझाते हैं, एक रो छोड़कर दूसरे रो में आप ट्रेंच बना दो, उसी में खाद दे दो, उसी में पानी दे दो, आपके पेड़ ऑटोमेटिक बन जाते हैं और कोई चीज की जरूरत नहीं। और ये जो है केचुए अपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम बर्रोज बनाते हैं, इसको रख के हमने वर्मी वॉश बनाया था, 1995 में बनाया था वर्मी वॉश। आप चाहे ड्रम में बना लो या इसमें बना लो या फ्लावर पॉट में बना लो, आपकी मर्जी बना लीजिए। ये प्रोसीजर वगैरह मेरे वेबसाइट में है, मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा। पंचकाव्य के बारे में आकाश जी ने भी बात किया था, आप खुद बना सकते। कोई भी चीज लेने का कम कर दीजिए। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सचमुच किसान भाई जो है सक्सेसफुल होना है, तो लीसा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो आप ये बनाइए। अगर आपको लगा कि घी बहुत महंगा है तो तेल का इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी, आप जो भी कीजिए। अगर आप कहे कि भाई मेरे पास गाय नहीं है, भैंस है, भैंस का दूध ले लो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे आप बना सकते हैं चीजें, तो कोई ये बड़ी, मैं आपको साइंटिस्ट की तरह बोल रहा हूं, मैं एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपसे बात कर रहा हूं, फार्मर हेड। बहुत सिंपल है, कोई भी फल आपके पास है, यानी जैसे कि पपाया है, केला है, पक गया, घर में खाने की मर्जी नहीं है, बहुत सड़ गया, ओवर राइप हो गया, तो उसको आप मैश कर दीजिए। और उसके तुलना में अगर आपके पास आधा किलो या 2 किलो या 10 किलो पपाई है, तो 10 किलो गुड़ उसमें मिला दीजिए और 5 उतना पानी मिला दीजिए और बंद कर रखिए, ढक्कन बंद कीजिए। प्लास्टिक में कीजिए, शीशे में मत कीजिए, प्लास्टिक में कीजिए, क्योंकि वो उबगने लगेगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे बहुत उबगेगा तो खोलकर फिर बंद कर दीजिए। आपको 30 से 40 45 दिन के बाद उसमें से शराब की खुशबू आएगी। फर्मेंटेशन बेहतरीन टॉनिक, आप निकालिए, पानी में घोल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, आपके पौधे खुशहाल बढ़ जाएंगे। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, मछली का आपके पास वेस्ट मिलता है, तो उसको भी इसी तरीके से गुड़ से मिला लीजिए। अमीनो एसिड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आकाश जी ने आपको जो है छाछ के बारे में बहुत सारी बातें की। छाछ के साथ हम लोग नारियल के दूध का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मुझे ये जो है, जो घर के गार्डन से, उनके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। केला खाते हो ना, केले के छिलके रख लो, केला आप खा लो, केले के छिलके रख लो। जैसे आपके पास 5-6 छिलके जमे हो गए, उसको एक डब्बे में डालो, प्लास्टिक के डब्बे में, पानी डालो और बंद करके रख दो। 4 दिन वो पानी निकालो, फिर पानी में घोलो और डालो, आपके पौधे एक्सेलेंट, बिकॉज फुल ऑफ पोटेशियम। वेरी सिंपल मेथड्स अप्लाई कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, और वो छिलके जो है बहुत सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। उसको मिट्टी में गाड़ दो, आपके पौधे हाइबिस्कस वगैरह जो पूछ रहे थे मित्र हमारे, जो व्हाइट ये आ जाता है डिजीज, उसको क्या करें, ये बेहतरीन रिजल्ट्स देता है, बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। आपके पास अंडे के छिलके हैं और माउस के छिलके हैं, तो केले के जो भी छिलके हैं उसको सुखा दीजिए और अंडे के छिलकों को जो है आप पाउडर कर दीजिए, दोनों को 1:1 मिला दीजिए, आपके पौधों को दे दीजिए। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर। अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो अंडे के छिलके है ना, आजकल तो ऑमलेट के इतने सारे दुकान आ गए, आप वहां से अंडे के छिलके लेके आइए,
उसको थोड़ा सा कुचल दीजिए। ये अंडे के छिलके के अंदर जो है एक किस्म की जिल्त रहती है, गिलापन, वो बदबू दे देगी, इसलिए थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, जैसा मूंगफली रोस्ट करते हैं ना, इस तरीके से रोस्ट कर दीजिए। शीशे में डाल दीजिए, कौन सा भी शीशा रहने दो। इसका 2 उतना सिरका ऐड कर दीजिए। जितना आप अंडे के छिलके देंगे उसका डबल उतना सिरका ऐड कीजिए। जैसा सिरका आप ऐड करेंगे तो वो बबलिंग शुरू हो जाएगा। 2 दिन में अंडे के छिलके में जो आपका कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह पूरा जो है आपको ऊपर आ जाता है, क्योंकि सिरका इज एसिटिक एसिड, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट, बबलिंग होता है। इसको आप ऊपर से निकालिए, पानी में घोल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए आपके पौधों में। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी थी भाई साहब, सीखो आप लोग, कोशिश करो। मैं यही मानता हूं कि हर किसान एक साइंटिस्ट है, हर किसान एक साइंटिस्ट बनना चाहिए। आपने कुछ बना दिया, आपने खुद कुछ बना दिया, क्योंकि आपके पास इल्म है। मैं आज इतने हिम्मत से इतना बात करता हूं इसलिए क्या कि मैंने पढ़ा नहीं है, ये सीखा है किसानों से। किताबों से जो पढ़ा था उसको भूल के मैंने किसानों से सीखा। अब इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हमने शुरू किए। अगर आपने कुछ बना दिया ऐसा फर्टिलाइजर, आपको पता नहीं कि ये अच्छा है या खराब है, तो आप ये काम कीजिए, 2 ग्लास ले लीजिए, एक में पानी दे दीजिए, एक में जो आपने तैयार किया है फर्टिलाइजर उसको जो है पानी में घोल दीजिए, यूजुअली 10%, यानी 10 ml में 90 ml पानी मिलाकर ऊपर एक प्याज रख दीजिए। अगर प्याज छोटी है तो बीच में से एक गाड़ी पुरा कर उस पर खड़ा दीजिए, जड़ें ग्रो होंगे। जिस सॉल्यूशन में जड़ लंबे और अच्छे मोटे मुलायम बन गए, आपने एक नया फर्टिलाइजर बना दिया मेरे भाई। आप किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और हर किसान एक साइंटिस्ट फिर से नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बीन्स के बारे में, जो ट्रेडिशनल सीड्स के बारे में पूछे थे रतन मनीलाल जी, मनीलाल जी जो पूछे थे इसके बारे में, बीज के बारे में, जो अपने बीज होते हैं जो हाइड्रोलूम सीड्स कहते हैं वो, और उसके तुलना में हाइब्रिड्स और जीएमओस। हमारे जो बीज हैं आजकल वो बीज रंग रंग के आते हैं। मैंने स्लाइड्स कम कर दिया था वरना आपको पूरे स्लाइड्स बताता था। रंग रंग के आते हैं, उसका कारण उसमें नियोनिकोटिनॉइड्स मिला हुआ आता है। जो मार्केट के सीड्स के बारे में जो आकाश जी बोल रहे थे, नियोनिकोटिनॉइड 5th जनरेशन न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हाथ को धोइए और बच्चों के हाथ में मत दीजिए। ये एक जमाने में किसान अपने बीज रखते थे, आज मार्केट घुस गया, मार्केट घुस गया। हमारे लिए हिंदुस्तान में खाना ही हमारे लिए दवा है, खाना ही हमारे लिए दवा है। ये जो बाहर के लोग हैं उनको खाने में दवा चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। और इसके बारे में अगर चाहते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल दिया, सिर्फ बैगन का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। सर मैं अभी 5-6 मिनट ले लूंगा इसमें प्रेजेंटेशन, इज इट ओके? यस। ये जो बैगन है, कंपनी वालों ने बैगन लाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग, कल मैंने एक आईएएस ऑफिसर को प्रेजेंट किया तो बोले कि बीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीटी जो है बैसिलस तुरिंजेंसिस, ये एक तरीका का बैगन सारे हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि साउथ में जो हम लोग रहते हैं वहां सांबार बनता है बैगन से ही बनता है ज्यादातर, और आपके यहाँ बैगन का भरता बनता है। तो बैगन इतना इंपॉर्टेंट है, बैगन राजा, तो कंपनी उसमें घुसना चाहिए। हमारे लिए हिंदुस्तान में 60 से ज्यादा वैरायटी बैगन हैं। मेरे स्टेट में तमिलनाडु में 22 से ज्यादा वैरायटी बैगन हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NBPGRI, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में 4460 एक्सेशंस बैगन के हैं। तो मुझे क्यों एक तरीके का बैगन सारे हिंदुस्तान, मैं डिटेल्स नहीं जाना चाहता हूँ, बीटी से जो नुकसान है उसके बारे में जानता हूँ। जो किसान भाई मुझे पूछ रहे थे या आकाश जी को पूछ रहे थे कि मुझे पेस्ट कंट्रोल करना है, कीड़ों को कैसा कंट्रोल करें, आप किसी प्रोफेसर से मत पूछिए। मैं आपको एक बड़े साइंटिस्ट से मिलाना चाहता हूँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके यहाँ ही रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो हैं प्रोफेसर गोट। आप इस बकरी को वॉकिंग पे ले जाइए, बकरी जो भी खाती है ना उसको खाने दो, जो नहीं खाती है ना उसको आप ले लीजिए। जो भी पौधा बकरी नहीं खाती वो कीटाणु को हटा देता है। Whichever plant is not consumed by a goat has pest repellent property. That's all. That's all.
आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 5 तरीके के ऐसे पौधे जो बकरी नहीं खाती, उसको निकाल लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए और उसको सड़ने दे दीजिए। आकाश जी ने कहा कि पानी और गौमूत्र मिला के करते हैं, मैं पानी में सड़ा कर बाद में गौमूत्र मिलाता हूँ, बस इतना ही फर्क है दोनों में। आप कौन सा है आप कर दीजिए, आपकी मर्जी। पानी में सड़ा देते हैं, फिर उसको निकालता हूं मैं, फिर इसमें से 1 लीटर ये 1 लीटर गौमूत्र और 8 लीटर पानी। एक्सलेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्ट रिपेलेंट रेडी। ठीक है। जो एक सवाल आया था मुझे कि जड़ों में जो आता है व्हाइट ग्रब, उसको हम क्या करें, इसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा फायदा करता है। अदरक, लहसुन और हींग। अदरक 100 ग्राम, लहसुन 100 ग्राम, हींग 10 ग्राम, 1 लीटर गौमूत्र, 9 लीटर पानी कुचल कर डालकर उसमें सड़ा दीजिए। आप 15-20 दिन आप फिर स्ट्रेन कर दीजिए, उसको छान दीजिए और पानी में घोल के इस्तेमाल कीजिए। ये एक बात मैं यहाँ पे आपको कॉशन करना चाहता हूँ, किसान भाई मेरे दोस्त, आप ये नहीं समझना कि ये तो ऑर्गेनिक है, हम यूं ही स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, पत्ते जल जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे। ये लास्ट स्लाइड, थोड़ा स्लाइड है, बस आप किसी भी चीज से आप जहमत मत होइए। हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सरकदर्द ये है कि कोई कहता कि परमाकल्चर करो, कोई कहता कि बायोडायनेमिक करो, कोई कहता कि सस्टेनेबल करो, कोई कहता कि जीरो बजट करो, कोई कहता कि ऑर्गेनिक करो। मेरे भाई बस नॉन केमिकल नॉन पॉइजनस करो। आपको कुछ अच्छा लगा बीडी, अब आप आकाश जी ने कह रहा था कि सिंक की खाद है, वो बायोडायनेमिक BD 500 है, आपको पसंद है वो थोड़ी ले लो। नहीं मैं केचुए की खाद थोड़ी ले लूं, ले लो। नहीं मैं जीरो बजट का अमृत पानी भी ले लूं, ले लो। आपका खेत है, आपकी मर्जी। आप मेहरबानी फरमाकर किसी लीडर को फॉलो मत कीजिए, प्लीज मत फॉलो कीजिए। और हम फिर से केचुए जमीन में लेके आएंगे तो क्या फायदा होगा। आज बारिश पड़ती है तो पानी अंदर नहीं जाता, कुएं सूखने लगे हैं। जैसे केचुए आते हैं ना तो पानी फिर से जाएगा, पानी आएगा। लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मैं जिंदगी भर ग्लोबल वार्मिंग का काम किया और मेरा ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है कि यहाँ की किताबों में मेरा काम छपा। ये जो वर्मीटेक टर्म है वो दुनिया को मैंने रखा, ये मेरा कंप्लीट रिसर्च है। और मेरा स्टेट जो है अभी जो नए किताबें हैं उसमें सारा काम उन्होंने लिखा है। दैट इज द अचीवमेंट वी हैव। समराइज करने के लिए एक अच्छा सा एक छोटा सा पुराना गाना मिट्टी के बारे में। और एक छोटा सा एक मिसरा करना चाहता हूँ। बारिश होती है, पानी मिट्टी पे गिरती है, यह पानी किसका होता है, मिट्टी का होगा। अगर आप आपके घर से घड़ा ले जाकर रखकर उसमें पानी पकड़ेंगे तो वो पानी किसका होता है, आपका होता है। लेकिन वो घड़ा मैंने आपको दिया है, आपके पास और कोई घड़ा नहीं है, तो पानी किसका होगा। सोचने की कोशिश कीजिए। इसीलिए किसान भाई वहां पे एजिटेशन करते हैं। एंड टू कंक्लूड, एक छोटा सा एक मिसरा, एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मिट्टी कहती है, मिट्टी कहती है, कोई एहसान न करो मुझ पे तो एहसान होगा, कोई एहसान न करो मुझ पे तो एहसान होगा, करना ही हो एहसान तो मुझे जीने दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है पूरी नेचर के बारे में, हमारी इस पृथ्वी के बारे में, कृषि के बारे में, किसानों की भूमिका के बारे में इस्माइल साहब आपने जो बात कही है उस पे आपको सलाम। और आपकी इस बात को मुझे लगता है इतनी आसानी से हमारे हर प्रदेश के किसान भाइयों के समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर इस्माइल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत समय हमने लिया। मुझे लगता है कि अगर कृषि से जुड़े हुए और भी सवाल आते हैं तो हमारे आयोजक उनको डील कर सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि सबको अपने स्पेसिफिक सवालों का भी जवाब मिल सके।
कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। लोगों के सवाल बहुत थे, लोगों की जिज्ञासा बहुत थी, इसलिए हमें इस समय को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन आपने जिस तरह से, जितने सिंप्लीफाइड तरीके से कृषि स्वावलंबन को आज लोगों के सामने रखा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उनसे कैसे चीजों को शुरू कर सकते हैं। और हमें बहुत ज्यादा किसी रिसर्च या साइंटिस्ट से सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं उन्हीं से हम टेस्टिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका विशेष धन्यवाद है। और जो हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस वेबिनार के अंत में जो फीडबैक फॉर्म है उन्हें भेजकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं info.ogi@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी विशेष आभार। हम अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलिमा जी, आशीष जी, आलोक जी, गरिमा जी, अनूप जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। और अगले हफ्ते 31 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे हमारे इस वेबिनार श्रृंखला के जो चौथा विषय है भोजन और स्वास्थ्य, उस पर चर्चा होगी। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को विशेष सूचना देना चाहती हूँ कि ये वीडियो हमारे वेबिनार की अवधि लंबी हो जाने के कारण 2 भागों में है। जिसके पहले भाग में आपने देखा श्री आकाश चौरसिया जी और डॉक्टर सुल्तान इस्माइल जी के दृष्टिकोण से स्वावलंबन के संदर्भ में उनकी विशेष जानकारियां हैं। इसी वीडियो के दूसरे भाग में हम आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवालों को हमारे दोनों ही वक्ताओं से जवाब हासिल करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ये स्वावलंबन का अभियान यूं ही सदैव जारी रहे और हम आपकी जिज्ञासाओं को हल देते रहें। धन्यवाद।